फ्रेंड्स, आपका स्वागत है यूरेका पे। इस वीडियो के माध्यम से हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध के जो महत्वपूर्ण अप्रोचेस हैं, जिसमें हमने मार्क्सिस्ट एवं स्ट्रक्चरल अप्रोच को पढ़ा पिछले 2 वीडियो के माध्यम से, और इस वीडियो के माध्यम से हम इस टॉपिक से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्न को लेकर के आप सबके सामने आया हूँ। दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, जिसमें कि हम एक्सप्लेनेशन के साथ में 30 महत्वपूर्ण एमसीक्यू को शामिल किया है। ज़रूर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो दोस्तों, जो पहला प्रश्न है, ये कह रहा है कि कथन है कि सिद्धांत हमेशा किसी के लिए और किसी उद्देश्य के लिए होता है। थ्योरी इज ऑलवेज फॉर समवन एंड फॉर सम पर्पज। यह प्रसिद्ध कथन किसका है? तो दोस्तों, यह प्रसिद्ध कथन रॉबर्ट कॉक्स का है। कॉक्स का यह कथन आलोचनात्मक सिद्धांत, जो क्रिटिकल थ्योरी की नींव है, यहीं से पढ़ती है, इसी कथन से, जो मानता है कि कोई भी ज्ञान या सिद्धांत निष्पक्ष नहीं होता है, वह किसी न किसी वर्ग के हितों की रक्षा करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आंद्रे गुंडर फ्रैंक के अनुसार विकासशील देशों के अल्प विकास का मुख्य कारण क्या है? दोस्तों, इसका आंसर सी है। आंद्रे गुंडर फ्रैंक ने तर्क दिया कि विकसित देश ने अपने फायदे के लिए तीसरी दुनिया के देशों का आर्थिक शोषण किया, जिससे गरीब देशों में अल्प विकास का विकास हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, वालस्टीन के विश्व व्यवस्था सिद्धांत में अर्ध परिधि सेमी पेरिफेरी का क्या कार्य है? व्यवस्था में एक बफर जोन के रूप में स्थिरता लाना इसका मुख्य कार्य बताया गया। वालस्टीन के अनुसार अर्ध परिधि और कोर और परिधि के बीच संतुलन बनाती है, जिससे परिधि के देश सीधे कोर के खिलाफ क्रांति नहीं कर पाते हैं एकजुट होकर के। नेक्स्ट प्रश्न है, सापेक्ष स्वायत्तता की अवधारणा राज्य के संदर्भ में किस मार्क्सवादी विचारक ने दी है? दोस्तों, ये निकोलस पोलंटाज के द्वारा दिया गया। इनके अनुसार राज्य पूंजीपतियों की सीधी कठपुतली नहीं है, बल्कि पूंजीवादी व्यवस्था को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए वह कभी कभी स्वतंत्र निर्णय भी लेती है। नेक्स्ट प्रश्न है, सामिर आमीन ने विकासशील देशों के लिए विकास का कौन सा मार्ग सुझाया है? तो दोस्तों, इन्होंने डीलिंकिंग का सुझाव दिया था, विच्छेदन या अलगाव का। इनका मानना था कि जब तक विकासशील देश वैश्विक पूंजीवादी बाजार से जुड़े रहेंगे, उनका शोषण होता रहेगा, इसीलिए उन्हें खुद को अलग कर लेना चाहिए वैश्विक पूंजीवादी बाजार से। नेक्स्ट प्रश्न है, इंपेरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म 1916 पुस्तक के लेखक कौन है? ये प्रश्न कई बार कई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और हमेशा संभावना रहती है यहाँ से प्रश्न बनने की। दोस्तों, इस पुस्तक के लेखक लेनिन है। इनके अनुसार पुस्तक में तर्क दिया गया कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद की अंतिम और उच्चतम अवस्था है, जहां बड़े बैंक और एकाधिकार वैश्विक बाजार पर कब्जे करने के लिए युद्ध का सहारा लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रेविस सिंगर थीसिस मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो दोस्तों, यह संबंधित है व्यापार की शर्त में गिरावट से, डीलिंकिंग टर्म्स ऑफ ट्रेड से। रॉल प्रेविस और हंस सिंगर ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्राथमिक वस्तुओं, जो कच्चे माल की कीमतें निर्मित वस्तुओं की तुलना में समय के साथ गिरती जाती है, जिससे गरीब देशों को हमेशा घाटा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मेट्रोपोलिस सैटेलाइट मॉडल का संबंध किससे है? दोस्तों, इसका संबंध जो है निर्भरता सिद्धांत से है। यह आंद्रे गुंडर फ्रैंक ने यह मॉडल दिया था। उनके अनुसार विकसित राष्ट्र जो मेट्रोपोलिस है, अपने लाभ के लिए पिछड़े राष्ट्र जो सैटेलाइट स्टेट है के संसाधनों का शोषण करते हैं, जिसे उपग्रह देश कभी विकसित नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, रॉबर्ट कॉक्स ने ऐतिहासिक ब्लॉक की अवधारणा को समझने के लिए किस विचारक के वर्चस्व सिद्धांत का उपयोग किया?
तो दोस्तों ये इन्होंने एंटोनियो ग्राम्सी के वर्चस्व सिद्धांत का उपयोग किया था। रॉबर्ट कॉक्स एक नव ग्राम्सीवादी विचारक है। उन्होंने ग्राम्सी के सांस्कृतिक वर्चस्व के विचार को अंतर्राष्ट्रीय संबंध में लागू किया, जहां शक्ति केवल सेना नहीं बल्कि विचारों और संस्थाओं के माध्यम से भी चलती है, ऐसा इनके द्वारा सिद्धांत दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश वालस्टीन के अनुसार कोर देश की श्रेणी में आता है? दोस्तों वालस्टीन ने भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे देश को अर्ध परिधि में रखा, क्योंकि यहाँ औद्योगिक विकास भी है और साथ ही कोर देश द्वारा शोषण भी है। तो अगर आप इसमें देखें तो ये पूछ रहा है कि कोर देश की श्रेणी में आता है, तो कोर की कंट्री जो यहाँ पे है सिर्फ एक ही कंट्री दिखाई दे रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट प्रश्न है, किस विचारक ने सापेक्ष स्वायत्तता की अवधारणा का उपयोग राज्य और पूंजीपति वर्ग के बीच संबंध को स्पष्ट करने के लिए किया था? तो दोस्तों यह निकोलस पोलेंटाइस के द्वारा किया गया। उन्होंने राल्फ मिलीवैंड के साथ प्रसिद्ध बहस जो मिलीवैंड पोलेंटाइस डिबेट में राज्य की संरचनात्मक भूमिका और उसकी सापेक्ष स्वायत्तता को मजबूती से प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, रॉबर्ट कॉक्स के अनुसार समस्या समाधान सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्योरी। तो दोस्तों इसका जो मुख्य उद्देश्य है मौजूदा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में मदद करना। रॉबर्ट कॉक्स के अनुसार समस्या समाधान सिद्धांत वैश्विक व्यवस्था के बुनियादी ढांचे को चुनौती नहीं देता, बल्कि उसके भीतर आने वाली छोटी मोटी दिक्कतों को ठीक करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व व्यवस्था सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा देश अर्ध परिधि का उदाहरण नहीं है, सेमी पेरीफेरी का एग्जाम्पल नहीं है? तो दोस्तों इसमें सेमी पेरीफेरी की अगर बात करें तो इथोपिया है। इथोपिया एक परिधि कंट्री है क्योंकि यहाँ बड़े उद्योग का अभाव है और यह मुख्य रूप से कच्चे माल के निर्यात पर निर्भर है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस सिद्धांतकार ने असमान और संयुक्त विकास को अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन का आधार बनाया? तो दोस्तों यह जस्टिन रोसेनबर्ग के द्वारा यह आधार बनाया गया था। रोसेनबर्ग ने लियोन ट्रस्टकी के असमान और संयुक्त विकास के विचार को अंतर्राष्ट्रीय संबंध में लागू किया ताकि भू राजनीतिक बदलावों को आर्थिक नज़रिए से समझा जा सके। नेक्स्ट प्रश्न है, वामे एनक्रोमा के अनुसार नव उपनिवेशवाद का सबसे खतरनाक रूप क्या है? तो दोस्तों आर्थिक सहायता और ऋण के माध्यम से गरीब देशों के ऊपर में नियंत्रण। वामे एनक्रोमा का मानना है कि मौलिक रूप से आज़ाद होने के बाद भी तीसरी दुनिया के देश ऋण और आर्थिक शर्त के जाल में फंसे हैं, जो नव उपनिवेशवाद का सबसे घातक रूप है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक इमैनुअल वालस्टीन द्वारा नहीं लिखी गई है? ध्यान देंगे ये कह रहा है कि नहीं लिखी गई है। तो दोस्तों यहाँ पे नहीं लिखी गई है द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन एक प्रसिद्ध पुस्तक है। इसके रचयिता जो है फ्रांसिस फुकुयामा है, जो 1992 में इसकी रचना की, जिसे उन्होंने उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवाद की अंतिम वैचारिक जीत का दावा किया था 1991 में जो है यूएसएसआर के विघटन के बाद में। नेक्स्ट प्रश्न है, रॉबर्ट कॉक्स द्वारा उपयोग की गई वर्चस्व की अवधारणा यथार्थवाद के वर्चस्व से किस प्रकार भिन्न है? तो दोस्तों इसमें भौतिक शक्ति के साथ साथ वैचारिक सहमति भी शामिल किया गया है। यथार्थवाद वर्चस्व को केवल सैन्य शक्ति मानता है, जबकि रॉबर्ट कॉक्स जो ग्राम्सी के प्रभाव में मानते हैं कि वास्तविक वर्चस्व तब बनता है जब लोग शासक वर्ग की विचारधारा को स्वेच्छा से स्वीकार कर ले। इसीलिए रॉबर्ट कॉक्स को नव ग्राम्सीवादी के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निर्भरता सिद्धांत मुख्य रूप से किन क्षेत्रों के विकास के अध्ययन पर केंद्रित है? तो दोस्तों यह लैटिन अमेरिका के ऊपर में मुख्य रूप से केंद्रित है। जो प्रेविस हैं और उसके बाद में आंड्रे गुंजर फ्रैंक हैं और कार्डोशो है, इनके जैसे विचारकों ने सबसे पहले लैटिन अमेरिकी देश की अमेरिकी पूंजीवाद पर आर्थिक निर्भरता का अध्ययन करके इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था।
नेक्स्ट प्रश्न है, लुई अल्थुजर के अनुसार दमनकारी राज्य उपकरण का उदाहरण कौन सा है? दोस्तों, पुलिस और सेना। अल्थुजर के अनुसार दमनकारी राज्य उपकरण हिंसा और भौतिक बल के माध्यम से काम करते हैं, जबकि स्कूल या फिर मीडिया वैचारिक रूप से काम करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निर्भरता सिद्धांत और विश्व व्यवस्था सिद्धांत दोनों किस बात पर सहमत हैं? तो दोनों जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के शोषक और पदानुक्रमित जो हेरार्कियल स्ट्रक्चर है, इस बात को लेकर के सहमत है। नेक्स्ट प्रश्न है, संरचनात्मक मार्क्सवाद के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संबंध में मुख्य एजेंट या अभिनेता कौन है? तो दोस्तों, बहुराष्ट्रीय निगम और वैश्विक पूंजीवादी संरचनाएं जो है, इसे ही मेन एक्टर माना गया है संरचनात्मक मार्क्सवाद के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न है, अकुमुलेशन ऑन अ वर्ल्ड स्केल 1974 पुस्तक के लेखक कौन है, जिसमें वैश्विक स्तर पर पूंजी के संचय की व्याख्या की गई है? तो दोस्तों, जो इसके लेखक हैं वो सामिर अमीन हैं। इन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 1974 में अमीन ने समझाया कि जो प्रसिद्ध पुस्तक इनकी है अकुमुलेशन ऑन अ वर्ल्ड स्केल 1974, इसमें इन्होंने समझाया कि परिधि के देशों से अधिशेष मूल्य जो है सरप्लस वैल्यू बह करके केंद्र की ओर जाता है और पूंजी का वैश्विक संचय इस प्रकार से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मार्क्सवादी अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिद्धांत के संदर्भ में स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम को किस रूप में देखा जाता है? दोस्तों, इसे नव उपनिवेशवादी नियंत्रण और शोषण के एक उपकरण के रूप में देखा जाता है। मार्क्सवादी विचारकों के अनुसार IMF और विश्व बैंक के स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम जो है गरीब देशों की अर्थव्यवस्था को पश्चिमी पूंजीपतियों के लिए जबरन खोलने का एक साधन है। दरअसल इस प्रोग्राम के तहत जो है जो भी देश जो अल्प विकसित और विकासशील देश है, जो ब्रिटेन वुड ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे IMF हो या फिर वर्ल्ड बैंक हो, इनसे जब ये कर्ज लेने के लिए लोन लेने के लिए जाते हैं तो उनको एक प्रोग्राम सुझाया जाता है जिसके तहत उनको अपने देश की अर्थव्यवस्था को ओपन करना होता है, जिसे जैसे भारत में भी 1991 में LPG को अपनाया गया था, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जैसी व्यवस्था को आर्थिक रूप से अपनाया गया था। तो यही इस प्रोग्राम का जो है मुख्य मकसद होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, थ्योरी इज ऑलवेज फॉर समवन एंड फॉर सम पर्पज कथन देने वाले रॉबर्ट कॉक्स का संबंध मार्क्सवाद की किस समकालीन शाखा से है? दोस्तों, इनका संबंध जो है आलोचनात्मक सिद्धांत या फिर नव ग्रामशीवादी जो क्रिटिकल थ्योरी और न्यू ग्रामशीवादी है, इससे है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने निर्भरता सिद्धांत के भीतर एसोसिएटेड डिपेंडेंट डेवलपमेंट का विचार दिया, जो यह मानता है कि निर्भरता के बावजूद कुछ औद्योगिक विकास भी संभव है? ये फर्नांडो एनरिक कार्डोसो के द्वारा दिया गया था और कार्डोसो ने फ्रैंक के इस विचार को सुधारा कि निर्भरता में विकास बिल्कुल असंभव है। उन्होंने ब्राजील का उदाहरण देकर कहा कि निर्भरता के भीतर भी सीमित औद्योगिक विकास जो है संभव है। नेक्स्ट प्रश्न है, इमैनुअल वालस्ट्रीन के अनुसार आधुनिक विश्व व्यवस्था जो मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम का उदय किस शताब्दी में हुआ था? वालस्ट्रीन के अनुसार आधुनिक विश्व प्रणाली का जो उदय है ये 16वीं शताब्दी में यूरोप में सामंतवाद के पतन और पूंजीवादी कृषि अर्थव्यवस्था के उदय के साथ ही हो चुका था। नेक्स्ट प्रश्न है, लुई अल्थुजर ने के औपचारिक राज्य उपकरण के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जा सकता है? तो दोस्तों, जो लुई अल्थुजर का जो औपचारिक राज्य उपकरण है, इसमें स्कूल, चर्च और मीडिया लोगों के विचार को बदलते हैं, जबकि सेना और पुलिस शारीरिक रूप से बल प्रयोग करती है, इसीलिए वे इसे दमनकारी मानते हैं। तो आपका जो आंसर है वो सेना और गुप्तचर एजेंसियां होगा, जिसे वैचारिक राज्य उपकरण के अंतर्गत जो है शामिल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये दमनकारी नीतियां अपनाते हैं, बल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मार्क्सवादी सिद्धांतकार यूरोसेंट्रिज्म यानी कि यूरो केंद्रवाद जो यूरोपीय केंद्रित वैश्विक इतिहास की आलोचना के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, ये सामिर अमीन है। अमीन ने अपनी पुस्तक यूरोसेंट्रिज्म में इस बात की कड़ी आलोचना की कि दुनिया
कि पूरे इतिहास और विश्व को केवल यूरोप के चश्मे से देखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, संरचनात्मक मार्क्सवाद यथार्थवाद की आलोचना किस आधार पर करता है? तो दोस्तों यह कहते हैं कि क्योंकि यथार्थवाद राज्य को एक अराजनीतिक और स्वतंत्र अभिनेता मानता है और अंतर्निहित आर्थिक संरचना को छुपाता है, इसी आधार पर जो है आलोचना किया जाता है। मार्क्सवादियों का आरोप है कि यथार्थवाद राज्यों को केवल शक्ति के लिए लड़ते हुए दिखाता है और यह छुपा लेता है कि राज्यों के पीछे असली पूंजीपति अपने आर्थिक लाभ के लिए नीतियां बनवा रहे होते हैं। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है, आंद्रे गुंडर फ्रैंक द्वारा प्रतिपादित महानगर उपग्रह जो मेट्रोपोलिस सैटेलाइट मॉडल है, महानगर किसे दर्शाता है? दरअसल इसमें महानगर जो है, जो विकसित देश है उसको बताया गया है। दो विकसित पूंजीवादी राष्ट्र को, जो कोर नेशन है, इसको महानगर के रूप में दिखाया गया और जो पेरिफेरीज कंट्री है इसको सैटेलाइट के रूप में दर्शाया गया है। फ्रैंक के मॉडल में जो है महानगर मेट्रोपोलिस का अर्थ जो है पश्चिम के जो विकसित देश कोर कंट्रीज हैं, जो उपग्रह यानी कि जो पेरिफेरी की कंट्रीज हैं, जो सैटेलाइट कंट्रीज हैं, गरीब देश हैं, इसके आर्थिक शोषण करते हैं। यानी जो कोर देश है, यानी कि कोर देश को उन्होंने मेट्रोपोलिस कहा और सैटेलाइट इन्होंने पेरिफेरी के देश को कहा और बताया कि जो ये मेट्रोपोलिस जो देश है इनके द्वारा सैटेलाइट कंट्रीज का आर्थिक शोषण किया जाता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और यहाँ से ज़रूर एक न एक प्रश्न ज़रूर बनेगा, बल्कि एक से अधिक भी बन सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है ये। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।